रशिया ने पूरी तरह से ना केवल दुनिया को एक तरफ रखते हुए अमेरिका को साफ संदेश दिया कि हमें फर्क नहीं पड़ता, उसी साथ साथ जो यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन मिलकर के यूक्रेन के समर्थन में ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे कि हां भाई ट्रंप आप इनको मध्यस्थता के लिए राजी करो, उस यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के भी जो ऑफिसेज थे यूक्रेन में उन्हें भी टारगेट कर लिया गया। इस टारगेट के चलते दुनिया भर में एक निंदा बनना शुरू हुई कि यह कैसे संभव है कि यूक्रेन में बैठे ब्रिटिश ऑफिसर्स और यूरोपियन यूनियन के जो ऑफिसर्स और डिप्लोमेट्स हैं उन्हें रशिया टारगेट कर सकता है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? असल मायने में वियना कन्वेंशन कहता है कि दुनिया के जिन्हीं भी देशों में युद्ध चल रहा होगा, किसी दूसरे देश के डिप्लोमेट को टारगेट नहीं किया जाएगा। दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए डिप्लोमेट्स की सुरक्षा अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन बहुत ज्यादा मायने रखती है। लेकिन उस मायने में अगर आप ये वीडियो देखें तो आपको यह समझा सकता है कि कैसे शांत क्षेत्र में अचानक भरी कॉलोनी में आकर के रूस की एक मिसाइल गिरती है और यूक्रेन के अंदर लोगों की जान ले लेती है। तबाही के मंजर तस्वीरों में दिखाई देते हैं। हम समस्त भारतीयों में इसके प्रति अब सांत्वनाएं भी खत्म हो गई हैं। उसके पीछे का रीजन है कि जिस यूक्रेन के चलते हमारे देश में न जाने कितने लोग अब बेरोजगारी के दर्द में होंगे, ये चीज हम समस्त भारतीयों को परेशान भी नहीं कर रही है अब कि ठीक है तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्म है, क्योंकि तुमको मनाने के लिए जितने भी प्रयास थे वो भी सब विफल रहे। डिप्लोमेसी, डायलॉग, पीस तुम्हारे लिए केवल शब्द रह गए। हम तुम्हारे साथ हुए इस नुकसान पर सांत्वना जरूर दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे नुकसान के चलते अमेरिका हम पर सैंक्शन लगा दिया, ये तो तुम्हारी ही भड़काने वाली नीति रही होगी, क्योंकि इन्हीं के विदेश मंत्री भारत से कहा करते थे कि आपके हाथ खून से सने हैं। भारत हमेशा कहता रहा कि हम कोई खून खराबा नहीं कर रहे, हम अपने देश के अंदर दुनिया की जो सबसे ज्यादा आबादी रहती है उसे सस्ती ऊर्जा उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि हमें रूस से मिल रही है। अगर कहीं और से मिलेगी हम वहां से मिलेंगे। इंडिया ऑलरेडी लगभग 3 से अधिक मतलब 2 दर्जन से अधिक देशों से तेल आयात करता है, उनमें से रशिया एक है। हालांकि उससे हम युद्ध से पहले बहुत कम तेल आयात करते थे, लेकिन तुम्हारे प्रतिबंधों के चलते वो तेल सस्ता करता चला गया और हमें सस्ता माल खरीदने के लिए अमेरिका ने कहा और हम खरीदते चले गए। अब तुम्हें लगता है कि हमारे खरीदने से उसे पैसे मिले, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अमेरिका को लगता है कि टैरिफ लगा दो क्योंकि इंडिया माल बेचकर पैसे कमा रहा है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि माल वही लोग खरीद रहे हैं, जरूरत माल की उन्हें भी है, लेकिन वो टैरिफ लगाकर हम पर एहसान कर रहे हैं कि तुम्हारा माल खरीदकर हम तुम पर एहसान करते हैं। बिल्कुल वैसे ही रशिया से तेल खरीदकर हम पैसे दे रहे थे, लेकिन इन्हें लगता है कि हम केवल पैसे दे रहे थे, बदले में हम कुछ नहीं ले रहे थे। खैर जो भी है, रशिया ने अपनी तरफ से यूक्रेन पर बढ़िया मिसाइलें दागी, ड्रोन चलाए, 600 से अधिक ड्रोन चलाने की खबरें निकल कर आई। जहां तहां देखा जाए वहां पर मल्टीपल मिसाइल अटैक हुए। आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि भाई ऐसा भी क्या हुआ कि 600 से अधिक ड्रोन और 30 बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल रूस ने जेलेंस्की के ऊपर दाग दी। इस तरह के हालात के पीछे का रीजन क्या रहा होगा वो मन में जरूर आएगा, लेकिन हां यह बात भी आपको निश्चित ही सोचने पर विवश कर देगी कि ऐसी क्या घटना हुई होगी जिसके चलते रूस ने ब्रिटिश काउंसिल और यूरोपियन यूनियन का जो ऑफिस है यूक्रेन के अंदर, जो इन्होंने बनाए हुए हैं अपने प्रतिनिधियों को बिठाने के, उन्हें टारगेट किया। यह प्रश्न निश्चित ही आपके दिमाग में आना चाहिए। खैर फिलहाल के लिए यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अपनी तरफ से कहा कि देख लीजिए पुतिन का कतई विश्वास डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस में नहीं है। ये देखिए किस तरह से उन्होंने ईयू तक के ऑफिस को नुकसान पहुंचा दिया। यहां तक कि अमेरिका के जो प्रतिनिधि अपॉइंटेड हैं यूक्रेन में वो भी यही बात बोलने लगे। हालात तो ये हो गई कि ईयू के जितने भी बड़े लीडर्स हैं सबके ट्वीट इस बात पर आने लग गए कि पुतिन हाय हाय के नारे लगने लग गए। उर्सुला वॉन डेन हो, ये तमाम नेता जितने भी हैं, एंटोनियो कोस्टा हैं, है ना, काला काजा कलास हैं, इमानुएल मैक्रोन हैं, या फिर फेडरिक मर्ज हैं, कीर स्टारमर हैं, जितने भी नेता आप जानते हैं यूरोप के बड़े, ईयू के नेता बड़े हों, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, सबने इसकी निंदा करी कि भाई आपने जान ली सो ली, आपने यूरोपियन कमीशन तक का ऑफिस नहीं छोड़ा। सब तरफ से जब पूरी तरह से विरोध आ लिया तो सब निश्चित है कि इस पूरे विरोध में रूस के खिलाफ एक भाव था कि आपने यूरोप को भी डरा दिया। अब तक यूक्रेन तक सीमित थे, आपने यूरोप के, ये बिल्कुल वैसे है। अगर आपको ध्यान हो तो एक बार इजराइल ने सीरिया के अंदर
सीरिया के अंदर, हाँ, सीरिया के अंदर ईरान की एम्बेसी पर हमला कर दिया था। ईरान की एम्बेसी पर जब हमला हुआ था तो ईरान ने उसे खुद पर हमला कंसीडर किया था और यह कहा था कि हम पर हमला हुआ है, इसलिए ईरान ने फिर अपने देश से इजराइल पर मिसाइल दागी थी। आपको थोड़े दिन पुराना वीडियो अगर हो सकता है मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप देखिएगा, अंकित इंस्पायर इंडिया पर हमने डाल रखा है। अभी भी कुछ वैसा ही हुआ। क्या हुआ कि यूरोपियन कमीशन का ऑफिस यूक्रेन में है, उस ऑफिस पर अगर हमला हुआ है तो टेक्निकली तो ये यूरोपियन कमीशन पर हमला है भाई, यूरोपियन यूनियन पर हमला है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के देश इतने डरे हैं रूस से कि वो केवल निंदा कर सकते हैं और निंदा के साथ साथ भविष्य में ऐसे हमले ना हो इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग के नाम पर इन्होंने बाकायदा एक स्कीम लॉन्च कर रखी है जिसमें कि 150 बिलियन यूरो यूरोपियन देश खर्च कर रहे हैं ताकि वो भविष्य में ऐसे हमलों से बच सके। डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे, नए हथियार बनाएंगे, यूक्रेन को भी देंगे और खुद भी रखेंगे ताकि रूस से उनको होने वाले नुकसान से रोका जा सके। खैर कोई बात नहीं साहब, जेलेंस्की ने दुनिया भर में ये पूरा डंका पीट दिया कि ऐसा हुआ है ना। इधर की तरफ उर्सुला वॉन डेन निकल कर आती हैं और वो कहती हैं कि हमने जो एनर्जी मतलब सेफ जो स्कीम चलाई है जिसके तहत हम यूक्रेन पर और यूरोपियन देशों पर जो हमले होंगे उसको बचाने के लिए 150 बिलियन यूरो का प्रोजेक्ट है, वो आने वाले समय में हम लोगों को बचाएगा। अब सवाल जब चलते रहे तो बड़ा सवाल इस बात पर आया कि रशिया अचानक क्यों भड़का और भड़का सो भड़का इन लोगों पर क्यों भड़का। मतलब ये बात अगर गहराई से देखी जाए तो ये तो सबको खुली चुनौती है ना, ट्रंप को ही नहीं, नाटो को भी है, यूरोपियन यूनियन को भी है, सबको चुनौती है कि लो मैंने तो गोला मार दिया, अब क्या कर लोगे। अब इसके पीछे की जो कहानी है ना वो आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने एक वीडियो रख रहा हूं, आप उसे देखिएगा। ये एक वीडियो है जो रशिया के भीतर का वीडियो है। रूस में एक रिफाइनरी में लगती हुई आप ये आग देख रहे हैं। ये कीव इनसाइडर की ट्वीट पर डली हुई वीडियो है। कहानी क्या है, ये जो तस्वीर आपके सामने है, इस तस्वीर में रिफाइनरी के अंदर ये जो आग फूटी है, ये आग असल में यूक्रेन से चले हुए ड्रोन्स ने इस रिफाइनरी पर गोला गिरा के की है। कुछ समझ पाए? आप पूछेंगे कि हैं अभी तो आप रशिया का यूक्रेन पर हमला बता रहे थे, अब क्या बता रहे हो? हमने कहा अब बता रहे हैं कि यूक्रेन ने रूस में रिफाइनरी पर हमला किया था और इस हमले को इन्होंने अपनी तरफ से बड़ी उपलब्धि बताया था। यह कहा था कि हमने रशिया की कैश मशीन पर हमला कर दिया है और तो और हमने ये सारा काम अपने खुद के देश में बने ड्रोन के हमले से किया है। मतलब यूक्रेन के लोग इस बात पर खुश थे कि उन्होंने रूस में रिफाइनरी को टारगेट कर दिया। रिफाइनरी तेल निकाल करके साफ सुथरा करके बेच रही है। रशिया के लिए इस समय कैश मशीन क्या है? तेल की रिफाइनरी। तो बोले हमने रिफाइनरी को टारगेट करके रूस को बड़ा झटका दे दिया। इसकी बहुत खुशियां मनाई गई थी। इसकी खुशियों को इन्होंने खूब पोस्ट कर करके सब जगह दिखाया था, देखो हमने क्या कर दिया है। इससे एक दिन पहले इन्होंने एक कारनामा और कर दिया था, और वो क्या था? कारनामा यह था कि इन्होंने एक पाइपलाइन को टारगेट कर दिया था। पाइपलाइन जिससे कि तेल रूस से निकलकर हंगरी और स्लोवाकिया जाया करता था। यह पाइपलाइन आप ऐसे देख सकते हैं, उस्तलुगा रिफाइनरी से निकल करके गैस मतलब रिफाइनरी पर हमला हुआ। रिफाइनरी के बाद में यह जो पाइपलाइन है जिसके माध्यम से वाया यूक्रेन होते हुए बुडापेस्ट और इधर की तरफ यहां पे स्लोवाकिया के अंदर तेल जाता था, उस पाइपलाइन को रूस में टारगेट कर दिया गया। लगभग यहां पे ड्रुजबा नामक जगह पर हमला कर दिया गया। किसके द्वारा? यूक्रेन के द्वारा। ये यूक्रेन है। यूक्रेन से हमला इस तरफ होता है, पहला हमला इधर, मतलब अभी बाद में 24 तारीख को हमला इधर और उससे पहले हमला इधर। इस रिफाइनरी से निकला हुआ तेल जा कहां रहा था? इस रास्ते होते हुए, और वो बुडापेस्ट यानी हंगरी जा रहा था। हंगरी को नुकसान पहुंचाया इन्होंने इस वाली जगह पर, ब्रनास्क नामक जगह पर हमला किया। अब दिक्कत क्या हुई कि रशिया पर 2 हमले और दोनों ही ऑयल रिफाइनरीज पर। आपको यह तो ध्यान होगा, अमेरिका बार बार एक ही चीज कहे जा रहा है कि रूस से तेल खरीदकर भारत उसे पैसे दे रहा है। यह दुनिया को भी समझ में आ गया कि रूस से तेल केवल भारत ही नहीं खरीदता, बल्कि और भी यूरोपियन देश हैं जो खरीदते हैं। उनमें से हंगरी एक देश है जो कि यूक्रेन का पड़ोसी है। हंगरी और स्लोवाकिया उससे तेल खरीदते हैं, बकायदा पाइपलाइन है और उस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। अब आप इस तरह से देखिए, यूक्रेन के साथ में जो देश लगे हुए हैं उसमें यह रहा हंगरी और पड़ोस में बैठा है स्लोवाकिया। ये जो स्लोवाकिया और हंगरी है दोनों ही लैंडलॉक कंट्री हैं, अर्थात इनको समुद्र प्राप्त नहीं है। समुद्र के अभाव में इन्हें जमीन के मार्ग से ही व्यापार करना होता है। उनमें से एक व्यापार इनका वाया यूक्रेन होते हुए यहां पर इस तरह से पाइपलाइन के थ्रू होता है। यूक्रेन वालों ने खुद के देश में पाइप नहीं फोड़ा, रशिया में फोड़ा,
ताकि उनका तेल ना बिक पाए। लेकिन क्या आपको यह नहीं लगता कि जिस देश को चारों तरफ से दुनिया ने घेर रखा है, उसके लिए गैस पाइपलाइन हो या ऑयल पाइपलाइन पहुंचे रहना जरूरी होता है। आप सोचिए, इस पाइप के फूटने से हंगरी के अंदर अगले 7 दिन का एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गया है। हंगरी भाई साहब इस बात पे फट गया, बुरी तरह से फटा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इन भाई साहब ने जो तेल इनको भेजना था वो 7 दिन के लिए रोक दिया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको अब तक यह समझ में आ गया होगा कि यूक्रेन पर जो गोला गिरा, वो गोला गिरा क्यों। अगर आप हमले की यह खबर सुन रहे हैं कि ब्रिटिश काउंसिल को और यूरोपियन काउंसिल को टारगेट किया गया और 18 लोगों की जान ले ली गई यूक्रेन में, तो उसके पीछे का असल कारण क्या था? यूक्रेन के द्वारा 2 दिन पहले इन जगहों पर हमला करना। यूक्रेन ने हमला किया, बदले में यह कार्रवाई हुई, लेकिन इस बदले की कार्रवाई को जेलेंस्की ने दुनिया भर में ढिंडोरा पीट करके सुनाया। रशिया ने किसी को नहीं बताया था, मतलब बस ये एक न्यूज बनकर रह गई थी कि रिफाइनरी में आग लगी है, और यूक्रेन ने इसे अपनी उपलब्धि के रूप में काउंट कराया था कि हमने ये कारनामा किया है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि पुतिन ने इन्हें पहले समझाया कि भैया ऐसा मत करो। समझौते के लिए ट्रंप से मिलने गए, लेकिन ये नहीं माने। इनको देख करके एक बढ़िया मीम याद आता है, और वो ये है कि कोई कुत्ता भौंक रहा हो और उस कुत्ते को अगर आप पीट दो तो फिर वो प्याए प्याए करने लगता है। बिल्कुल वैसा ही पुतिन ने इनके साथ किया। ये पहले इनकी तरफ भौंके, इनकी रिफाइनरी को रिफाइनरी फोड़े, और जब ये मारने आए तो अब ये प्याए प्याए करने लग गए, और इनको बचाने के लिए डॉग सेवर्स दुनिया भर से निकल आए, और उसमें से यूरोपियन यूनियन के देश वगैरह सब आकर के इनको बचाने लगे कि भाई बहुत बुरा मार दिए। यूरोपियन यूनियन के देश इनके लिए आए तो आए, लेकिन एक यूरोपियन यूनियन का देश इनके खिलाफ हो गया, नाम उसका हंगरी है। हंगरी इतना नाराज हुआ कि तुमने हमारे यहां आने वाला पाइप क्यों फोड़ दिया? मैं तुम्हारे देश में जो तुम्हारा आर्मी का कमांडर है, मिलिट्री का जो जनरल है, उसको सैंक्शन करता हूं। अब वो हमारे देश में पैर नहीं रख पाएगा। भाई साहब, ये पीटर सेजर्टो करके हैं, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं हंगरी के अंदर। इन्होंने कहा कि यह हंगरी की सॉवरेनिटी पर हमला है। आपने यूक्रेन से निकलकर रूस में गोला चलाया, वो आपका से है, लेकिन असल में नुकसान इससे हंगरी का हुआ। 7 दिन तक एनर्जी क्राइसिस हमें हो गया, अब हंगरी को दिक्कत जो हुई है, इसके चलते हम अपनी तरफ से कमांडर ऑफ मिलिट्री यूनिट जो है ना, जिसने ये कारनामा किया, उसको सैंक्शन कर रहे हैं। कौन से देश का? यूक्रेन का। और उसे सेंजन एरिया में, जहां जहां पर बिना पासपोर्ट के एंट्री शुरू हो सकती है, वहां सब जगह हम उस आदमी को बैन कर रहे हैं। भाई साहब, इन्होंने बैन मार दिया। अब 2 पड़ोसियों का झगड़ा था, अभी रशिया यूक्रेन चल रहा था, इधर हंगरी नाराज हो गया। इस बात पर यूक्रेन वाले चिढ़ गए कि देखो कितना बेशर्मी है, हम झगड़ा कर रहे हैं रशिया से, तुम हमसे झगड़ा कर लिए। तो भाई साहब ये बोलते हैं कि आप हमसे झगड़ा किए, हमारा युद्ध नहीं है ये, तुम्हारा युद्ध है, तुम लड़ो, हम अपना नुकसान क्यों भुगतें? अगर तुम्हारी वजह से युद्ध हो रहा है तो भाई हम अपना बदला पूरा लेंगे। हंगरी खुलेआम भाई साहब इन पर चढ़ गया। इस पर पूरी तरह से हंगरी ने, मतलब यूक्रेन ने हंगरी के एम्बेसडर को बुलाकर झाड़ दिया कि यार तुम हमारे साथ युद्ध में ही नहीं हो। तो वो बोला, भाई साहब ये युद्ध आप रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, हमारा तेल क्यों रोका जा रहा है? हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई साहब इस तरह का कलेश इस समय मचा हुआ है। जेलेंस्की बाहर आते हैं, जेलेंस्की हंगरी को बहुत भला बुरा कह देते हैं कि तुम्हारा तो कोई साथ ही नहीं है, हमें तुमने आज तक हमारे साथ सिंपैथी नहीं दिखाई, हमारे इतने लोग मर गए, तुम्हारी तरफ से दया नहीं निकली। बोले दया? तुम पहले हमारे पाइपलाइन को फोड़े, उसके बदले में तुम्हारे, फिर वही वाली बात, तुम पत्थर मार के आ रहे हो, वो गोला मारेगा, वो गोला मारेगा, उससे तुम मरते हो और फिर दुनिया के सामने जाके प्या प्या चिल्लाते हो। इस बात पर फिर ये हंगरी और यूक्रेन भिड़ लिए। अब हंगरी की कहानी क्या है ना, असल में हंगरी के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो काफी करीबी पुतिन के और शी जिनपिंग के माने जाते हैं। यही वो व्यक्ति हैं जो अक्सर पुतिन के ऊपर लगने वाले बड़े सैंक्शंस को रोकते हैं यूरोप में। यूरोप में एक बड़ा चेहरा है ये पुतिन समर्थकों का। ऐसे में उनकी तरफ से पुतिन के समर्थन में कहिए या यूक्रेन के खिलाफ ये बयान निश्चित ही एक विजेता का भाव पुतिन के मन में ला देता है। अब बात करते हैं कि क्या यूक्रेन और रशिया वाकई में रुक पाएंगे। तो अब तक का अपडेट ये है कि सब ये मानते हैं कि यूक्रेन रुकना ही नहीं चाहता है। रशिया ने तो अपनी तरफ से बातें रखी हुई हैं, उसकी शर्तों को मान ले यूक्रेन रुक जाएगा। 4 साल हो गए युद्ध चलते हुए, अगर अभी भी नहीं मानेगा तो युद्ध चलता रहेगा। इन भाई साहब ने केवल और केवल खेद ही व्यक्त किया है, क्योंकि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ, जो है वो हम जैसे देशों के ऊपर, जिन्हें पता है कि हम इंपोर्ट आधारित अभी अर्थव्यवस्था है, हमें अभी और ज्यादा आत्मनिर्भरता की तरफ मेहनत करनी होगी, उन देशों पर ये सैंक्शन खेलकर अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं। खैर, अच्छा है, फिलहाल के लिए पुतिन का संदेश ट्रंप के लिए अच्छा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।